हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग चैंपियन में। हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की क्लासेस, ज्योग्राफी क्लास 10 की क्लासेस, जो कि हम लोग टर्म 1 की सिलेबस को पहले स्टार्ट करेंगे, इसके बाद टर्म 2 की। आपको बता दें कि टर्म 1 में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 चैप्टर आपके हैं, ठीक है। जबकि सेकेंड और थर्ड जो चैप्टर हैं वो आपको आएंगे सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में, ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट। और जो फर्स्ट चैप्टर है वो आएगा आपको फाइनल एग्जाम में, फाइनल जो फर्स्ट टर्म का फाइनल एग्जाम होगा उसमें, ठीक है। तो कुल मिला के आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म का जो है मेनली आपको अगर जो एग्जाम देना है, पीरियोडिक टेस्ट तो हो चुके होंगे, तो आपको सिर्फ फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड टर्म के हम सारे चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म की ज्योग्राफी की क्लासेस चलेंगी। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि हम पॉलिटी की भी क्लासेस लेकर आ रहे हैं क्लास 10 की, जल्द ही, बहुत जल्द, मतलब कि हो सकता है कि ये दोनों क्लासेस पैरेलल वे में चले, ठीक है। चलिए अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर को पहले पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, पहले ये समझते हैं। एवरीथिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जितना भी चीज़ है हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल, ठीक है, जो कि हमारे नीड्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, हमारी जरूरतों को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, जो कि आप टेक्निकली आराम से उसको पा सकते हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वैसे सभी चीज़ों को जो हमारे आसपास में मिलते हैं उसको बोलते हैं रिसोर्सेज। अब देखिए तीन शब्द को मेनली हम समझते हैं। ये तो समझते हैं कि लोगों की ज़रूरतों को अगर पूरा करता है कोई भी चीज़ तो उसको बोला जाता है रिसोर्स, बट वो टेक्निकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि उसको हम लोग किसी ना किसी माध्यम से उसको क्या करना है, एक्सेस कर पाए, तब जाकर वो क्या होगा कि टेक्निकली एक्सेसिबल कहलाएगा। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब कि इकोनॉमिकली एक सही रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि कोल को निकालने में जितना हमें पैसा लग जा रहा है उससे ज्यादा उसका यूज ही नहीं है, उससे कम ही प्राइस वैल्यू भर क्या है उसका यूज है, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा उस केस में। और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लोगों के द्वारा वो चीज एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसको बोला जाता है रिसोर्सेज, ठीक है। तो रिसोर्सेज किसे बोला जाएगा, तो जो चीज हमारे आसपास में अवेलेबल हो, ठीक है, जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता हो, हमारी जरूरतों को पूरा करता हो और टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वैसे चीजों को हम बोलते हैं रिसोर्सेज। अब देखिए इंटरडिपेंडेंट बिटवीन दी इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। पहले नेचर का मतलब समझते हैं प्रकृति, टेक्नोलॉजी का मतलब जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसका, ठीक है। और इंस्टीट्यूशंस किसे बोलते हैं, देखिए इंस्टीट्यूशंस जो है किसी चीज को मैनेज करने का काम करती है। जैसे मान लीजिए कि आपके देश से कोल निकल रहा है, तो कोल पेट्रोलियम मंत्रालय, हमारे पास कोल मंत्रालय जो कि पेट्रोलियम और कोल को क्या करता है, सभी चीजों को देखता है। तो ये इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या करता है कि देखता है, निगरानी रखता है कि कोल का जो खनन हो रही है या फिर पेट्रोलियम जो निकाला जा रहा है उसको कितना मात्रा में निकाला जा रहा है, कहीं तो ब्लैक काम तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजों को देख रेख कौन काम करता है, इंस्टीट्यूशंस करती है। तो अगर ये इंस्टीट्यूशंस नहीं होती तो क्या होता कि लोग अपने मन का काला बाजारी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का दुरुपयोग होता, ठीक है, कुल मिला के। तो ये चीज है। तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट, देखिए अब देखिए इन तीनों के बीच में इंटरडिपेंडेंसी को हम लोग को देखना है कि इंटरडिपेंडेंट कैसा है। देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया गया है। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, देखिए यहाँ 1 मिनट, ये देखिए ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग का काम क्या है, ह्यूमन बीइंग किस पर डिपेंड है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड है और नेचर पर डिपेंड है, हम लोग तीनों पर डिपेंड है। अब देखिए ह्यूमन बीइंग क्या काम करता है कि नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी के हेल्प से, ठीक है। और इंस्टीट्यूशंस का क्या काम करते हैं कि ह्यूमन बीइंग इंस्टीट्यूशन को भी क्रिएट करता है, क्या कि ये जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से नेचुरल रिसोर्स से निकाला जा रहा है, ठीक है, इन दोनों का इकोनॉमी में कितना कैसे यूज होगा, क्या होगा, सारी चीजों का देख रेख जो है इंस्टीट्यूशंस करती है। तो थोड़ा सा ये मेरा लैपटॉप की में खराबी आ गई है, इसके चलते ये चीज़ हो जाता है, ऑटोमेटिक चला जाता है। तो इसको हम जल्द ही इंजीनियर को बुलाया गया है सुधार करवाने के लिए। तो अभी तक तो इंजीनियर आया नहीं है, देखते हैं कब तक आता। तो फिजिकल इन्वायरमेंट पर देखिए ह्यूमन बीइंग क्या करता है, फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि नेचर का यूज करता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और इंस्टीट्यूशंस क्या काम करती है कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने का काम करती है, सारी चीज़ों को देख रेख करती है। तो ये हैं तीनों आपस में डिपेंडेंसी। अब बात है क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखिए रिसोर्सेज दो प्रकार के मेन जनरली होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स है और एक आपको ह्यूमन रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्सेज भी दो प्रकार के, ठीक है, जो नेचर में पाए जाते हैं उसे नेचुरल रिसोर्स है। अब उसमें से एक है रिन्यूएबल
और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब कि रिन्यू, जिसको रिन्यू मतलब पुनः क्या किया जाता है वो रिन्यू हो सकता है, उसको रिन्यूएबल बोलेंगे, और जो रिन्यू नहीं हो सकता है उसको नॉन रिन्यूएबल। अब देखिए रिन्यूएबल में भी दो पार्ट, एक कंटिन्यूअस एंड फ्लो, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, ये कंटिन्यूअस रिन्यू भी होते रहते हैं और फ्लो में रहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल देखिए रिन्यू हो सकता है बट उसमें टाइम लगता है, जैसे वाइल्ड लाइफ, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन, ये सब क्या आते हैं नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, तो रिन्यू इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, ये भी रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल जो कि रिसाइकिल जिसको किया जा सके, जैसे मेटल्स हो गए उनको रिसाइकिल किया जा सकता है। नॉन रिसाइकलेबल जिसको रिसाइकिल नहीं किया जाता, जैसे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स बनने में हजारों मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है, और एक बार यूज होने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, एक्सक्वेट हो जाते हैं। और देखिए ह्यूमन में दो प्रकार के रिसोर्स है, एक तो ह्यूमन की क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है, कितने अमाउंट में है ह्यूमन बीइंग, और उसकी क्वालिटी क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, 9 में। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस भी ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के हैं। तो दो प्रकार के रिसोर्सेज, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज। अब बायोटिक रिसोर्सेज किसे बोला जाता है, देखिए बायोटिक रिसोर्सेज सभी, देखिए जितने भी लिविंग बींग्स होंगे बायोटिक, बायो से रिलेट करता है, ठीक है, एबायोटिक जो कि बायो से रिलेट नहीं करता, ऐसा समझिए। तो लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे, और नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे। एज सिंपल एज, ठीक है, नॉन लिविंग एबायोटिक, लिविंग बायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक रिसोर्सेज, ऑल द लिविंग थिंग्स आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। दे रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर से, जैसे जितने भी ह्यूमन बींग है, फ्लोरा फाना फिशरीज, ये सारे चीजें बायोटिक रिसोर्सेज, और जितने भी रॉक्स मेटल्स एयर विंड वाटर ये नॉन लिविंग थिंग्स है उनको एबायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। क्लियर है। अब देखिए बायोटिक फैक्टर्स को समझते हैं। बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर क्या होता है। बायोटिक फैक्टर मतलब जो कि लिविंग फैक्टर्स हैं उनको बायोटिक फैक्टर बोलते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स किसको बोलते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स को। जैसे बैक्टीरिया लिविंग फैक्टर है, ये डिकम्पोज करने में काम आती है। फंगाई, प्लांट्स, प्रोस्टिस, एनिमल्स जितने भी हैं वो बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे। आर्किया मतलब नेचर पे जो इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू दी बायो फैक्टर। बायो फैक्टर का मतलब लिविंग थिंग्स के द्वारा जो कि नेचर पर इफेक्ट डालते हैं उनको बोला जाता है बायोटिक फैक्टर। और एबायोटिक फैक्टर की जो कि नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, नेचर पर इफेक्ट डालते हैं उसको एबायोटिक फैक्टर। जैसे एयर, सैलिनिटी मतलब नमकीन कितना है, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, pH, ह्यूमिडिटी, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अब दो प्रकार से बांटा गया है रिसोर्सेज को, ठीक है, कि रिसोर्सेज समाप्त हो सकती है इसके आधार पर, कैसे समाप्त हो सकती है, कितने मात्रा में समाप्त हो सकती है, इसके आधार पर रिसोर्सेज को दो पार्ट में बांटा गया। अब देखिए पहला है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस वैसे रिसोर्सेज जिसको रिन्यू किया जा सकता है या रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, फिजिकल, केमिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के द्वारा अगर किसी भी रिसोर्सेज को रिन्यू किया जा सकता है तो उसको बोला जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, इटीसी, ऑल आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, ये सबको रिन्यू किया जा सकता है। अच्छा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी दो पार्ट में बांटा गया, पहला एक कंटिन्यूअस और दूसरा फ्लो। तो कंटिन्यूअस किसे बोला जाता है और फ्लो किसे बोला जाता है ये समझिएगा। तो मेनी रिसोर्सेज आर रिप्लेनिशेबल है, which means their resources are recycled within the environment by natural process and their quantity remain constant। अगर जिस रिसोर्सेज का क्वांटिटी है कांस्टेंट रहता है उस प्रकार के रिसोर्सेज को, अगर वो रिसाइक्लेबल है इन्वायरमेंट में और उसकी क्वांटिटी जो है कांस्टेंट रहती है तो उस प्रकार के हम लोग रिसोर्सेज को बोलते हैं कंटिन्यूअस और फ्लो, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन साइकिल से वाटर रहता है, ठीक है, रॉक साइकिल तो बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं इनको बोला जाता है कंटिन्यूअस एंड फ्लो रिसोर्सेज, और ये किसका पार्ट है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि एक बार यूज किए वो रिन्यू नहीं हो सकता, जैसे फॉसिल फ्यूल जितने भी हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मेटल्स जो हैं ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है बट ये रिसाइक्लेबल है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ही रिसाइक्लेबल जो होते हैं उनको बोला जाता है, आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जो आपका मेटल्स है वो है रिसाइक्लेबल। क्लियर है। अब तो जो रिसाइक्लेबल है वो उसको बोला जाता है जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया,
कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सब रिन्यू नहीं हो सकता, बट रिसाइकलेबल, रिसाइकिल किया जा सकता है इसको, ठीक है। अब यहां पाइए, अब रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को समझते हैं। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी उसे बोला जाता है जो कि वैसे एनर्जी जो कि रिन्यू हो सकता है, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी उसको बोला जाता है कि जो कि रिन्यू नहीं हो सकता, एक बार यूज करने के बाद खत्म। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल आयल हैं, ठीक है, उसको एक बार यूज कीजिएगा तो वो खत्म, भले एनर्जी एक बार चेंज हो गया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो वो फिर आएगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। कोल हो गया, कोल भी है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। नेचुरल गैस है, ये भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। न्यूक्लियर जो रिएक्शन होता है उससे जो एनर्जी निकलती है वो भी क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि एक बार खत्म होने के बाद ये फिर नहीं है। बट सोलर एनर्जी ये रिन्यूएबल है, ये हमेशा कंटिन्यूअस बना है। बायोमास एनर्जी ये हमेशा जाएगा, पत्ती गिरेगा फिर बायोमास एनर्जी बनेगा, फिर उससे प्लांट लेंगे, फिर उससे फिर वही चीज दोहरे जाते रहेगा, ठीक है। हाइड्रो पावर एनर्जी जो वाटर से हाइड्रो पावर एनर्जी होती है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सभी जो एनर्जी है ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। और ये इसलिए कहा जाता है कि आप इन चीज का यूज कम कीजिए, इन चीज का यूज जरूरत अमाउंट में करना चाहिए, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है। बट यहाँ पर देखिएगा कि ये जो है अनलिमिटेड है, आप इसका बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड, ठीक है। तो इस प्रकार के हमको एक टेक्नोलॉजी ढूंढना होगा जो कि इस प्रकार की चीजों को क्या कराए, यूज कराए। क्लियर है। अब आते हैं ऑनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज की कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑनरशिप का मतलब मालिक, ठीक है, मालिक के आधार पर कि किसके कितने मालिक होंगे, कौन मालिक है, कौन मालिक है, उसके आधार पर 4 पार्ट में, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है। अब समझते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज किसे कहा जाता है। इंडिविजुअल का मतलब कोई एक व्यक्ति के द्वारा, अगर रिसोर्सेज जो कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्राइवेटली ऑन किया जाता है उसको बोला जाता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। क्लियर है। अच्छा, मेनी फार्मर के, बहुत सारे फार्मर के पास अपना घर होता है, अपना लैंड होता है, ठीक है, जो कि उसके बदले वो लोग गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, ठीक है, लेकिन घर उनका होता है, लैंड उनका होता है। तो इस प्रकार के रिसोर्सेज जो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज आएगा। जैसे प्लांटेशन आपने किया, प्लांट लगाया, पास्चर लैंड जो है, पॉन्ड है, वाटर है, ये सभी इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। प्लॉट हाउस, प्रॉपर्टी जितने भी आप ऑन किए हैं सभी इंडिविजुअल, मतलब कोई एक व्यक्ति के द्वारा या किसी एक फैमिली के द्वारा ऑन किया जाए कोई चीज तो उसको बोला जाता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब आता है कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी से नाम से ही पता चलता है कि जो कि किसी कम्युनिटी का पूरे लोगों का हक हो उस पर, ठीक है, उसको बोला जाता है कम्युनिटी रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखिए रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी के सभी मेंबर्स के लिए जो चीज एसेसिबल हो, ठीक है, उसको उस रिसोर्सेज को बोला जाता है कम्युनिटी रिसोर्स। जैसे अगर विलेज में देखें, गांव में देखें, तो जो ग्रेडिंग ग्राउंड होता है जहाँ पर घास चराया जाता है, तो वो सबके लिए होता है। ब्यूरियल ग्राउंड जहाँ पर दफनाया जाता है लोगों को, ठीक है, मरघटान जिसको हम लोग बोलते हैं, शमशान घाट बोलते हैं, तो वो ब्यूरियल ग्राउंड भी सभी लोगों का होता है। विलेज पॉन्ड, ठीक है, जो गांव में तालाब होते हैं या स्कूल्स होते हैं गांव में, वो सभी कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, उसमें सभी लोगों का हक होता है, ठीक है। अच्छा, शहरों में देखें तो पब्लिक पार्क हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया, प्ले ग्राउंड्स हो गया, ये सभी जगह क्या होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पर सभी लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है, इसके लिए किसी का माना नहीं होता। नेक्स्ट आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज किसे कहा जाता है समझिएगा, तो जो कि हमारे कंट्री के बाउंड्री के अंदर, ठीक है, जो कि कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज आते हैं उनको बोला जाता है नेशनल रिसोर्सेज। इसके साथ ही अगर हम समुद्र में देखें तो समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स के इतना, यानी कि 22.2 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर के लगभग जो एरिया होता है आपके, ये जो सटा हुआ क्या होता है, आप उसको बोल सकते हैं जो लैंड है, जो आपका कंट्री का सटा हुआ है, उससे इतना दूरी पर आपके एरिया के अंतर्गत वो आएगा, ठीक है, आपके कंट्री के नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आएगा जो भी रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। अब समझिएगा टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, जो आपके पास प्राइवेट फैसिलिटी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, टेक्निकली अगर बात करें तो वो भी नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट के पास इतना लीगल पावर है कि वो जब चाहे तब आपका जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर उस पर सड़क बनवा सकती है, उस पर रेलवे का लाइन आपको बिछवा सकती है, ये कुछ भी चीज़ करा सकती है, ठीक है, जो उसको चाहे। वो आपका एक प्रकार से टेक्निकली वो नेशनल रिसोर्सेज है, जो आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, ठीक है। अब समझिएगा ये तो ठीक है, बट जो भी रिसोर्सेज किसी नेशन के बाउंड्री में पाया जाता है उसको बोला जाता है नेशनल रिसोर्सेज। जैसे रोड, कैनाल, रेलवे, ये सारे चीज नेशनल रिसोर्सेज।
ठीक है। मैंने आपको बताया कि लैंड जो कि पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, और 12 अगर पानी में देखें तो समुद्र में देखें तो 12 नॉटिकल मील तक जो होता है वो हमारा क्या होता है, नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है, जो हमारी बैंक ऑफ द सी होती है, सी के जो किनारा होता है उससे 12 नॉटिकल माइल। ठीक है। अब लास्ट आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज किसे बोलते हैं, जो हमारे बाउंड्री के अंतर्गत नहीं आता है और समुद्र में हमने बताया जो हमारे इकोनॉमिक जोन में नहीं आएगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आएगा, जो कि 12 नॉटिकल माइल के बाद, इधर के बाद जो भी एरिया समुद्र का होगा वो सभी इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आएंगे। तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड बियॉन्ड द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, देयर रिसोर्सेज आर मैनेज बाई इंटरनेशनल। वैसे रिसोर्सेज जो कि हमारे टेरिटोरियल बाउंड्री के अंतर्गत नहीं आते हैं उनको इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहा जाता है, और ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। देखिए, कोई भी सिंगल कंट्री इस पर इसका अथॉरिटी नहीं होता है। जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, कोई भी सिंगल कंट्री क्या कर सकती है, उस रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल अथॉरिटी। अगर इंटरनेशनल अथॉरिटी का परमिशन नहीं हो जब तक, तब तक वो कोई भी कंट्री उस रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकती है। जैसे मिनरल्स हो गया, फिशरीज हो गया। अब आपको एक बात बता दें कि इंडिया जो है, ठीक है, एक बार इंडियन ओशियन से, ठीक है, जो कि हमारे एरिया में नहीं पड़ता है, इंडियन ओशियन में ही जो 12 नॉटिकल मिल्स के बाद जो हमारा एरिया नहीं पड़ता है उसमें भी, जो कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है, उसमें इंडिया ने एक इंटरनेशनल लेवल पर एक जीत जाहिर की थी कि हमको वहाँ पर इंडिया को मिला था मैग्नीशियम नूडल्स को माइन करने के लिए। ठीक है, वहाँ से निकालने के लिए मैग्नीशियम नूडल्स को, उसका अधिकार इंडिया को मिला हुआ था। ठीक है, जो कि हमारे एरिया में लाइज नहीं करता है, हमारे नेशनल बाउंड्री में नहीं लाइज करता है उस एरिया से। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। चलिए, इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को ध्यान से एक बार यहाँ पर देख लेते हैं एक ही शब्द में इसका समरी। ये हाउस हो गया, कार हो गया, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाएंगे। क्रैबयार्ड हो गया, पब्लिक पार्क हो गया, ये सब कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज कहलाएंगे। और जैसे वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब आपको वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स हो गया, ये सब आपको नेशनल रिसोर्सेज। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो ओपन ओशियन है, ठीक है, जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स है। तो आज की क्लास हम बस यहीं तक रहने देते हैं। आगे की क्लासेज में हम बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम करेंगे। आज का क्लास थोड़ा सा छोटा हम रखते हैं, थोड़ा सा हम आपको गूगल मैप पर जाते हैं और कुछ चीज़ें आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चलते चलते चलिए यहाँ से आते हैं डायरेक्टली। चलिए यहाँ पर आपको हम कुछ दिखा देते हैं। यहाँ हाँ, थोड़ा सा हम आपको लेकर चलते हैं इंडिया के, आपको इंटरनेशनल हम चलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज की वो। ठीक है।